सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्लासियस स्टेटमेंट पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि इसमें कौन सी कोई हैरत अचंभे की बात है जो इतना बड़ा लॉ बना दिया गया है कि हीट जो है ये इट्स सेल्फ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ मूव नहीं कर सकती। ये वैसे ही बात है कि आप कहें कि पानी जो है वो लोअर एलिवेशन से ग्राउंड से उठकर छत तक खुद ब खुद नहीं जाएगा, उसके लिए आपको पंप लगाना पड़ेगा। तो ये बात जितनी सादा नजर आती है इतनी है नहीं, क्योंकि अगर इसका रिवर्स आप एज्यूम कर लें तो 100% थर्मल एफिशिएंसी भी पॉसिबल हो सकती है। कैसे, ये मैं भी आपको समझाता हूं। मैं ये एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक ऐसा रेफ्रिजरेटर आ गया है जो हीट ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर से लेकर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक, और इसके लिए मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई वर्क इनपुट देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लासियस लॉ को वायलेट कर रहा है, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ क्लासियस वायलेटर। अब इसी सेम अरेंजमेंट में ही हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो TH पर है, मैं हीट QH लेता हूं और एक हीट इंजन को ऑपरेट करवाता हूं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट इंटर होती है QH हीट इंजन में, ये W वर्क परफॉर्म करता है और इसका जो बाकी हिस्सा है QH - W ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट करवा देते हैं। अब ये हीट इंजन एज पर एप्लीकेशन जिस तरह प्रैक्टिकल इसे काम करना चाहिए ये वैसे ही काम कर रहा है, नो नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो ये रेफ्रिजरेटर जो है ये हीट QH रिजेक्ट कर रहा है एट TH, और ये हीट इंजन को हीट मिल रही है QH फ्रॉम द सेम रिजर्वायर। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि ये जो हीट इधर जा रही है ये हम डायरेक्ट हीट इंजन को ही दे दें, कोई मसला तो नहीं है। यही कुछ मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया कि ये जो हीट QH हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में जा रही थी ये मैंने डायरेक्ट हीट इंजन को दे दिया, ये वर्क परफॉर्म करेगा और बाकी जो हीट है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट करवा देगा। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये हीट इंजन जो है ये सिर्फ एक टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर प्रैक्टिकल केसेस में आप कह लें कि एटमॉस्फेयर है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इंजन के केस में कंबस्टन चैम्बर है। अब हीट इंजन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के बगैर ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने एक ऐसी गाड़ी बना ली है, एक ऐसी बाइक इजाद कर ली है जिसके लिए फ्यूल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुफ्त में ही चलती रहेगी। तो ये कमाल नहीं हो गया? ये कमाल नहीं हो गया बेटा, ये बकवास हो गई है। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक टू टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ कोई डिवाइस इंटरेक्ट ना करे, उस वक्त तक वो फिजिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्लासियस स्टेटमेंट, ये जो बड़ी सिंपल सी नज़र आती है लेकिन इसका असर यहाँ तक आता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये चाहे आपको डिफरेंट नज़र आती हैं, इनका बज़ाहिर कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। अब अभी मैं आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस बताता हूं। तो अगर इसमें से किसी एक की भी वायलेशन होती है तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स की वायलेशन हो जाएगी। मेरे पास ये दो थर्मल रिजर्वायर्स हैं, एक हाई टेम्परेचर है TH और एक लो टेम्परेचर पर है TL। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा हीट इंजन आ गया है जिसकी थर्मल एफिशिएंसी 100% है। जितना ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है QH सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क नेट QH के बराबर हो गया। ठीक हो गया बेटा, कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो रही। अब ये जो वर्क यहाँ से हमें मिला, इससे हम एक रेफ्रिजरेटर चला लेते हैं। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है कि वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट निकालेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पर। QL यहाँ से निकला। अब इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो ये दोनों इसमें इन टर्म्स हैं और ये आउट है, तो आउट इज इक्वल टू इन हो जाएगा। तो QH प्लस QL ये बराबर हो जाएगा जी जो हीट रिजेक्ट हो रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में। QH प्लस L ये हीट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से निकल रही है और ये जा रही है, तो QH कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ QL। तो अगर हम इन दोनों डिवाइसेस का कम्बिनेशन देखें तो हमारे पास ये आ जाता है, क्योंकि QH यहाँ से कैंसिल हो गया था तो सिर्फ QL बचा, और ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से भी QL जो हीट इसने रिजेक्ट करवाई। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर बन रहा है उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, बताओ? कहीं से नहीं आ रहा। तो ये आपकी एक परपेचुअल मोशन मशीन बन गई है जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वायलेट कर रही है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनके कंसिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आपको कोई कहता है कि पानी से गाड़ी चल जाएगी, आगा वकार वाटर कार फ्रॉड, वो ये कहता है कि मैं पानी से आपको CNG पंप चला कर दिखाऊंगा। अगर कोई ये क्लेम करता है कि हमने एक ऐसी मशीन बना ली है जिसमें एनर्जी इनपुट हम
एक दफ़ा देंगे और उसके बाद मुस्तकिल पावर प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं, इन सब के आगे एक रुकावट खड़ी है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हैं इसके, चाहे क्लासियस है चाहे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स हैं, इनके असरात बहुत दूर तक हैं। ये थर्मल एफिशिएंसी को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि जितनी आपने हीट इनपुट दी है उससे कम ही वर्क मिलेगा, एक चीज़ ये। दूसरा, इसमें आपने लाजमी हीट रिजेक्ट करवानी है, 2 रिजर्वायर्स होने चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। तो इन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वैलिडेट करने के बाद ही कोई मशीन अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर सकती है या वो वायबल हो सकती है, अदरवाइज उसका कोई वजूद नहीं है। वो एक ढोंग है, बेतुकी चीज़ है, उसको फेंक दें, उसको दफा कर दें। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।